विद्रोह के बाद के साल हेडिंग है ये। अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। पहला, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। दूसरा है, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। तीसरा है, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। ये वो लोग थे जो 1857 की क्रांति में हिस्सा कम या फिर नहीं लिए थे। चौथा था, मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमानों पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। पाँचवां, अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा ज़मीन पर उनके अधिकारों को अस्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गईं। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। नीचे आपको मानचित्र दिखाई दे रहा है। उत्तरी भारत में विद्रोह के कुछ प्रमुख केंद्र, जो लाल से दिखाया गया है विद्रोह के मुख्य केंद्र हैं, और जो काला से है, काला त्रिभुज, वो विद्रोह के अन्य केंद्र हैं। देखते हैं पहले के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और फैजाबाद, ये मुख्य केंद्र थे। और अन्य केंद्र सियालकोट, लाहौर, जालंधर, फिरोजपुर, फिल्लौर, सहारनपुर, रोहतक, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, मैनपुरी, फतेहगढ़, सीतापुर, नवाबगंज, बहराइच, गोंडा, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, दीनापुर, नौगंग, नागौर, सागर, जबलपुर, महू, नीमच और नसीराबाद, ये अन्य केंद्र थे जहाँ पे बगावत हुई थी। यहाँ पे घटनाएं थोड़ी कम हुई होंगी, नुकसान थोड़ा कम किया गया होगा, संख्या लोगों की कम रही होगी। खुर्दा संग्राम, एक केस स्टडी। 1857 की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार की एक घटना सन 1817 में खुर्दा नामक एक स्थान पर घटित हुई थी। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करना भी शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा था। खुर्दा, जो कि उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा राज्य था, वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत से 105 गढ़ों, जिनमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे, एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासक राजा वीर किशोर देव को स्व अधिकृत 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गढ़जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंद देव द्वितीय इस दुर्दशा से विचलित थे। अतः अंग्रेज़ों और मराठों के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों तथा जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों को पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेज़ों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया था।
परंतु 1803 में उड़ीसा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकारात्मक कार्यवाही करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। परिणामतः उड़ीसा के पूर्व सामंत राजाओं के साथ मिलकर तथा मराठाओं के गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा तथा अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने में मिला लिया, सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि उनकी पूर्व भू संपत्ति के राजस्व का मात्र 1/10 था। अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया तथा उनका निवास पुरी में निश्चित कर दिया। इस अनैतिक व्यवस्था से उड़ीसा में दमनकारी विदेशी शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसने 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निवृत्त जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। इसने राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता था, उनका जीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। इस नीति को भयावहता राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गई थी। इस कार्यवाही के फलस्वरूप 1805 और 1817 में खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिसमें जमीन की उपजाऊ क्षमता तथा रैयतों की भुगतान क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि की गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी कोई उदारता नहीं दिखाई गई, जबकि उड़ीसा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती थीं। बकायादारों की जमीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को बेच दिया गया। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवर राय, जिन्हें लोग बक्सी जगबंधु के नाम से जानते थे, वह ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। व्यवहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए थे। अपने तथा अपने जैसे जमीन से बेदखल हुए लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्रायः 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों के स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। बीते हुए वर्ष के साथ साथ जो तकलीफ़ें इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थी वे थीं: 1. अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन। 2. इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना। 3. खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि तथा नमक की आपूर्ति में कमी, जो कि कंपनी के एकाधिकार नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गया था और जिसके कारण ओडिशा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले इस काम से वंचित हो गए थे। और चौथा है स्थानीय जमींदारियों की कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण ओडिशा में बंगाल के अनुपस्थित जमींदारों का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति को और दुष्कर बना दिया, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम ने और भयावह आकार धारण कर लिया। 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला कर लिया और 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजाने में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए। शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में फैल गई। उत्साह से भरपूर जमींदार और रैयत पाइकों के साथ मिल गए। जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया गया। एक कर मत दो अभियान भी शुरू किया गया। अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। 14 अप्रैल 1817 को बक्सी जगबंधु ने 5 से 10 हज़ार पाइकों और कंध जनजाति के योद्धाओं की अगवाई कर पुरी को कब्जे में ले लिया और मुकुंद देव द्वितीय को उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया। स्थिति को हाथ से निकलते हुए देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जल्द ही घोषित राजा पकड़े गए और उन्हें उनके पुत्र सहित कटक में कारावास दे दिया गया। बक्सी ने अपने करीबी सहयोगी कृष्णचंद्र भ्रमरवर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया। इसके साथ साथ संघर्ष ओडिशा के दक्षिण और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में फैल गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल
मार्टिनडल को पाइकों के चंगुल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा तथा बक्सी जगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार की भी घोषणा की। इस प्रकार जो सामरिक कार्रवाई चली उसमें सैकड़ों पाइक मारे गए, कई घने जंगलों में चले गए और अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट गए। इस तरह से अंग्रेजों ने मई 1817 तक खुर्दा के संग्राम को लगभग काबू में कर लिया। परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बक्सी जगबंधु ने कुजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से और पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा, अर्थात लगभग 8 साल तक, जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया। नमक की कीमतों में कमी की गई। जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया और बेदखल जमींदारों को अपनी जमीन लौटा दी गई। दिवंगत खुर्दा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पुरी जाने दिया गया और 26,000 रुपये के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व भी सौंपा गया। संक्षेप में यह उड़ीसा में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशस्त्र संघर्ष था जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। अतः इसे मात्र पाइक विद्रोह कहना इसे कमतर आंकना होगा। अच्छा, इससे पहले भी मैंने पढ़ा हुआ था, तो पाइक विद्रोह के नाम से पढ़ा हुआ था और यही जाना जाता है। हालांकि पूरी जनता ने इस संघर्ष में हिस्सा लिया और बस वो पाइक ही नहीं थे। परम शांति के एक स्वर्गीय साम्राज्य की खातिर। चित्र 11। ताइपिंग की सेना अपने नेता से मिलते हुए। जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में भी एक विशाल जनविद्रोह पैदा हो रहा था। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य में जाकर खत्म हुआ। हांग जिकुआंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गीय साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हांग जिकुआंग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा, जहां किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहां सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेद नहीं होगा, जहां अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी होगी। चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफ़ी मदद की। आप समझ सकते हैं, एक तरफ भारत में अलग चीज़ें चल रही थी, यहाँ पे धर्म के लिए कहानी बवाल चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। इतिहास है, लोगों की आवश्यकताएं समय के हिसाब से बदलती रहती हैं, उस हिसाब से विद्रोह भी होते रहते हैं। अब किसको क्या सर्वोपरि लग रहा है, इतिहास में वो चीज़ें दिखती हैं, उसी हिसाब से घटनाएं घटती हैं। आइए कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि आप विद्रोह के दौरान अवध में तैनात ब्रिटिश अधिकारी हैं। विद्रोहियों से लड़ाई की अपनी योजना को गुप्त रखने के लिए आप क्या करेंगे? अवश्य कल्पना कीजिएगा। फिर से याद करें, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेज़ों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेज़ों ने ठुकरा दिया? आप अच्छी तरह से जानते हैं। ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया? सिपाहियों को नए कारतूसों पर ऐतराज़ क्यों था? यही तो एक बड़ा कारण था 1857 की क्रांति का। अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए? आपको पता है कि जेल में थे, अब कहाँ थे? याद कीजिए। चित्र 17। लखनऊ रेजिडेंसी के खंडहर। जून 1857 में विद्रोही टुकड़ियों ने रेजिडेंसी को कब्जे में ले लिया। बहुत सारी अंग्रेज औरतों, मर्दों और बच्चों ने रेजिडेंसी की इमारतों में पनाह ली हुई थी। विद्रोहियों ने इस पूरे परिसर को घेर कर उन पर गोलों से हमला किया। इसी तरह के एक गोले से अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की भी मौत हो गई थी। हेनरी लॉरेंस जिस कमरे में मरे वह इस चित्र में दिखाई दे रहा है। गौर से देखें कि इमारतों पर बीते दौर के निशान किस तरह बचे रह जाते हैं। इमारतों पर गोले बारूद के निशान बचे रह जाते हैं।
कभी घूमने जाइए तो ज़रूर देखिएगा लखनऊ रेजिडेंसी को। आइए विचार करें, मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे। दूसरा, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा। तीसरा, अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। आखिरी, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ किस तरह बदली। अच्छा, ये भी जितने भी अब विचार करने वाले सवाल होते हैं या फिर से याद कर रहे हैं, ये फिर से याद करना मतलब समराइज करना हो जाता है। और विचार करने से आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। आप इस चीज़ को लेकर किसी से चर्चा कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं यदि आप लिखने के आदी हैं, आपको अच्छा लगता है लिखना। तो आइए करके देखें, पता लगाएं कि सन 57 की लड़ाई के बारे में आपके इलाके या आपके परिवार के लोगों को किस तरह की कहानियाँ और गीत याद हैं। इस महान विद्रोह से संबंधित कौन सी यादें अभी लोगों को उत्तेजित करती हैं। हमारे यहाँ हम जिस गांव से संबंधित हैं वहाँ पे नील की खेती हुआ करती थी और एक स्मारक बना हुआ है, हमारा यहाँ DAV कॉलेज है उसी में एक बना हुआ है, जिसमें एक क्रांतिकारी को जो पेड़ के पीछे छिपे हुए थे, पेड़ को भेद के गोली लगी थी। रेलवे स्टेशन के पास ये DAV इंटर कॉलेज है, तो उनका स्मारक बना हुआ है शहीद स्मारक के नाम से। और ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिल पाती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और पता लगाएं, आप उन्हें अपने समय की एक विलक्षण महिला क्यों मानते हैं। कुछ ही महिलाएं थी जिन्होंने बगावत किया था, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जिसमें से बेगम हजरत महल का नाम आता है, रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है और रानी अवंती बाई थी शायद, वो भी उनका भी नाम आता है। कुछ पुरुषों की संख्या तो बहुत मिलेगी लेकिन महिलाओं की संख्या बहुत कम मिलती है। अच्छा, इसके साथ ये अध्याय ख़त्म होता है। आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, आपको अध्याय कैसा लग रहा है। कुछ यदि बदलाव की आवश्यकता होगी तो हम अवश्य बदलाव करेंगे। धन्यवाद।